हेलो गाइस, आज से मैं क्लासिक एनिमे रिकैप करूंगा जिसका नाम है मॉन्स्टर। ये कहानी है एक डॉक्टर और एक पेशेंट की, जिसमें डॉक्टर अपनी काइंडनेस की वजह से एक बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो बच्चा उसी वक्त से एक सीरियल किलर बन जाता है और वो बड़ा होने तक किलिंग जारी रखता है। अब ये किलिंग क्यों करता है और कैसे करता है और उस डॉक्टर का क्या बनता है, ये इस स्टोरी में पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत 1986 जर्मनी में होती है और हमारा मेन कैरेक्टर टैनमा एक टॉप नॉच ब्रेन सर्जन होता है। टैनमा एक लंबा ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता है और बाकी डॉक्टर उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ब्लड क्लॉट पेशेंट के ब्रेन में फंसे हुए थे और टैनमा ने बड़ी तेजी और सावधानी से वो ब्लड क्लॉट काट दिए। उन डॉक्टर्स के जाने के बाद टैनमा की नज़र एक औरत पे पड़ती है जो रो रही थी, लेकिन टैनमा आगे बढ़ जाता है। उस औरत के पास उसका बच्चा आता है। वो कहता है मेरे डैड कहाँ हैं, वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन उस औरत के पास रोने के सिवा कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन टैनमा अपने अपार्टमेंट में सो रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड एवा उसे गुड मॉर्निंग किस से उठा देती है। साथ ही न्यूज में बताया जा रहा था कि ईस्ट जर्मनी ट्रेड कमीशन की फैमिली मिस्टर और मिसेस लीबर्ड ईस्ट जर्मनी से भाग के वेस्ट जर्मनी में आ गए हैं। उनके साथ उनके ट्विन बच्चे भी हैं। लीबर्ड फैमिली को कुछ रीजन की वजह से पॉलिटिकल असाइलम चाहिए जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करेगी। टैनमा फिर से सोने लगता है तो एवा कहती है न्यूज देखो, तुम्हारी बात हो रही है। न्यूज में एजलर हॉस्पिटल से डायरेक्टर उडो प्रेस को बताता है कि हमने सिंगर के ब्रेन से ब्लड क्लॉट काट दिए हैं, अब वो ठीक होने पर दोबारा सिंगिंग कर सकेगा। डायरेक्टर उडो सारे क्रेडिट खुद ले लेता है। एवा कहती है ये तो जबरदस्त न्यूज़ है, तुम्हें खुश होना चाहिए। टैनमा कहता है ये न्यूज़ तुम्हारे डैड के बारे है, मेरे बारे नहीं। एजलर हॉस्पिटल का डायरेक्टर उडो एवा का बाप था। एवा कहती है तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल की रेपुटेशन बढ़ गई है, अगर तुम डैड के लिए ऐसे काम करते रहो तो जल्दी वो बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे और तुम चीफ डायरेक्टर, फिर मैं डायरेक्टर की बीवी कहलाऊंगी। अगले दिन टैनमा हॉस्पिटल में होता है जहाँ डॉक्टर बैकर जल्दी में तेल छिड़क देता है। वो कहता है तुम अब हेड ऑफ न्यूरो सर्जन बनने वाले हो, डायरेक्टर भी तुम्हें पसंद करता है और उसकी बेटी को भी तुमने पटा लिया है। टैनमा कहता है मैं समझा नहीं। बैकर कहता है डायरेक्टर तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा क्रेडिट खुद ले लिया जैसे ऑपरेशन उसने किया हो। ये कहते हुए बैकर वहां से चला जाता है। इसके बाद टैनमा का सामना उस औरत से होता है जिसका बच्चा अपने बाप के बारे पूछ रहा था। वो टैनमा से कहती है तुम इस हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन हो, तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मारा गया, उसे वापस लाओ। तो टैनमा को याद आता है इसका हस्बैंड कंस्ट्रक्शन साइट पे इंजर हुआ था, वो हॉस्पिटल लाया गया। टैनमा उसको ऑपरेशन करने के लिए तैयार था, लेकिन एंड टाइम पर डायरेक्टर ने उसे सिंगर को ऑपरेशन करने भेज दिया जिससे वो आदमी मारा गया। रात को एवा के साथ डिनर करते हुए टैनमा बताता है डॉक्टर बैकर ने तुर्क आदमी का ऑपरेशन करते हुए देर कर दी जिसकी वजह से वो तुर्क आदमी मारा गया, अगर मैं होता तो उसे बचा लेता। एवा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी की वैल्यू इक्वल नहीं होती। इससे टैनमा शौक होकर रह जाता है। इसके बाद उसी रात लीबर्ड फैमिली पे हमला हो जाता है। पुलिस उनके मैंशन में पहुंचती है। मिस्टर और मिसेस लीबर्ड मारे जा चुके थे, उनके बेटे के सर में गोली लगी थी और लड़की ट्रोमाटाइज हो चुकी थी। उस लड़के को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। टैनमा एवा को उसके घर छोड़ने जाता है। उडो से चाय के लिए रोक देता है। वो टैनमा से पूछता है तुमने अपनी शादी की डेट अपने डैड को बताई या नहीं। टैनमा कहता है मेरा बाप जापान में क्लिनिक चलाता है, पता नहीं वो आ पाएगा या नहीं। उडो कहता है फिक्र न करो, वो हमारे खर्चे पे आएगा। टैनमा उसको थैंक्स करता है। उडो कहता है तुम एक बीमारी को लेके बड़ी रिसर्च कर रहे थे, उसका क्या बना। टैनमा कहता है हाँ, मैं एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, फिर मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। उडो कहता है उस रिसर्च पे काम करना बंद कर दो, मुझे यूरोपियन कन्वेंशन में स्पीच करने को बोला गया है, तुम मेरी स्पीच लिखने पे ध्यान दो। टैनमा कुछ कहना चाहता है लेकिन उडो कहता है तुम्हें मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम करना ही होगा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। टैनमा सर झुका के रह जाता है। इसके बाद टैनमा उस इंजर्ड लड़के का ऑपरेशन करने जाता है जिसके सर गोली लगी थी। उस लड़के का ऑपरेशन शुरू करने वाला होता है, तभी डॉक्टर ओपनहाइम उसे रोक देता है। वो कहता है तुम्हें इस वक्त किसी और ऑपरेशन रूम में होना चाहिए। टैनमा बाहर जाके पूछता है अब क्या माजरा है। ओपनहाइम बताता है मेयर की हालत बहुत खराब है, उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट जमा हो गया है, मेयर 10 मिनट में यहाँ आने वाला है। फिर उसे सेलफोन देता है। टैनमा उडो से बात करता है। उडो कहता है मेयर का ऑपरेशन पहले करो, बिकॉज मेयर हमारे हॉस्पिटल को फंड देता है और अगले महीने वो फिर से हमें फंड देगा। टैनमा कहता है लेकिन मैं उस लड़के को बचा सकता हूँ, मैं उसका ऑपरेशन शुरू करने वाला हूँ। उडो कहता है मेरा ऑर्डर पूरा करो। टैनमा को समझ नहीं आती वो क्या करे। मेयर का ऑपरेशन करने के लिए उसके साथ ही डॉक्टर भी आ जाते हैं जो उसे अपने साथ आने का बोलते हैं। तो टैनमा के दिमाग में वही पुरानी बातें घूम जाती हैं जब उसने एक तुर्क आदमी की जगह सिंगर का ऑपरेशन कर दिया और तुर्क आदमी मारा गया। टैनमा डिसाइड कर लेता है कि वो उस लड़के का ऑपरेशन करेगा और टैनमा उसी के ऑपरेशन रूम में चला जाता है। टैनमा ऑपरेशन से जोहान के सर से बुलेट निकाल लेता है, जोहान बच जाता है। टैनमा ऑपरेशन रूम के बाहर आता है जहाँ उसे डॉक्टर बॉयर मिलता है। डॉक्टर बॉयर कहता है तुम्हारी वजह से मेयर मर गया, तुमने एंड टाइम पे हमें छोड़ दिया। टैनमा कहता है वो बच्चा मेयर से पहले आया था। ओपनहाइम वहाँ आ जाता है। वो टैनमा से कहता है
तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हुई है और मैंने डायरेक्टर को तुम्हारी शिकायत लगा दी है। न्यूज़ में उडो बताता है हमने बहुत कोशिश की लेकिन ब्रेन स्वेलिंग की वजह से मेयर की मौत हो गई। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ की गैदरिंग होती है जहाँ डायरेक्टर उडो बताता है कि हम मेयर को नहीं बचा सके लेकिन हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की। वो डॉक्टर एरिसन और बॉयर को अप्रिशिएट करवाता है। इसके बाद वो एरिसन को कहता है तुम अपनी रिसर्च जारी रखो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। टेनवा ये सुन रहा था। वो उडो के पास जाता है और उसे सॉरी करता है। उडो कहता है जो हो गया सो हो गया। तभी अनाउंसर हेड ऑफ न्यूरो सर्जन को स्पीच देने के लिए बुलाता है। टेनवा कहता है मुझे स्पीच देने जाना होगा लेकिन अनाउंसर डॉक्टर बॉयर का नाम लेता है। टेनवा उडो से कहता है ये क्या हो रहा है। उडो कहता है अब तुम हेड ऑफ न्यूरो सर्जन नहीं बनोगे, तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, अब तुम्हारी प्रमोशन नहीं होगी। अगर तुम हॉस्पिटल बदलना भी चाहो तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। टेनवा उस गैदरिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर एवा भी आ चुकी थी। टेनवा उसे कहता है मेरे लिए अपने डैड से बात करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एवा कहती है तुम बेवकूफ़ हो। वो एंगेजमेंट रिंग उतार के फेंक देती है और फिर अंदर चली जाती है। इसके बाद टेनवा जुहान के पास जाता है और शिकवा करने लगता है कि दोनों बाप बेटी पैसे और स्टेटस के भूखे हैं, उडो को मार जाना चाहिए। फिर टेनवा जाने से पहले जुहान से कहता है तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ गंवा दिया, तुम जीने की पूरी कोशिश करना। अगले दिन डिटेक्टिव ईगोन एना लीबर्ड को बुलवाने की कोशिश करता है कि शायद वो कुछ स्टेटमेंट दे दे लेकिन वो ट्रोमाटाइज थी। डॉक्टर कहता है उस इंसिडेंट के बाद इसने अब तक कुछ नहीं बोला। डिटेक्टिव कहता है इसे इसके भाई से मिलवाते हैं, शायद फिर कुछ बोल ले। डॉक्टर कहता है टेनवा इजाज़त नहीं देगा बिकॉज जुहान को टेनवा सुपरवाइज कर रहा है। दूसरी ओर उडो बैकर और बॉयर के साथ जुहान के रूम में था। वो कहता है इन बच्चों के लिए लोगों ने बहुत से गिफ्ट भेजे हैं लेकिन इनका कोई नहीं है। बॉयर कहता है यही तो प्रॉब्लम है, इनका कोई नहीं है और इनके खर्चे हॉस्पिटल उठा रहा है, ये हमारे लिए बोझ हैं। उडो कहता है बोझ नहीं, ये हमारे लिए एक मौका है। इन बच्चों की वजह से हॉस्पिटल को अटेंशन मिल रही है। ऐसा करते हैं इन बच्चों की एक तस्वीर मीडिया में शेयर कर देते हैं। बॉयर कहता है लेकिन जुहान का डॉक्टर इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। उडो पूछता है वो कौन है। बॉयर कहता है टेनवा। उडो कहता है उसे सुपरविजन से डिसमिस कर दो, वो इस पोजीशन के लायक नहीं जिसे बहुत ज़्यादा टेंशन मिल रही हो। फिर वो एक कैंडी का पैक उठाता है और वो सभी मिलकर कैंडी खाते हैं। रात को टेनवा एक पेशेंट को चेक कर रहा था, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बाहर आता है जहाँ एना बेहोश हो गई थी। वो डॉक्टर से पूछता है इससे क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है बॉयर ने इन दोनों बहन भाइयों को एक साथ कर दिया। वो लड़की चीख मार के बेहोश हो गई। टेनवा बॉयर को देखता है जिसके हाथ में कैमरा था। वो बॉयर से कहता है मेरी इजाज़त के बिना तुम ऐसा नहीं कर सकते। बॉयर कहता है अब जुहान का सुपरवाइजर मैं हूँ, तुम नहीं, तो मैंने सोचा इन दोनों बहन भाई की एक तस्वीर बनाई जाए। टेनवा कहता है लेकिन मैंने कहा था जुहान के ठीक होने तक मैं उसका इंचार्ज रहूंगा। बॉयर कहता है फिर तुमने वो काम पूरा कर लिया है। टेनवा जुहान को देखता है, वो होश में उठ के बैठा हुआ था। बॉयर कहता है अब यहाँ से निकल जाओ और अपना काम करो। हॉस्पिटल से घर जाते हुए टेनवा नशे में था और गिर पड़ रहा था। इसके बाद एक नर्स बॉयर के ऑफिस में जाती है जहाँ बॉयर और बैकर दोनों मर चुके थे। एवा अपने डैड के स्टडी रूम में जाती है जहाँ उडो भी मरा हुआ था। पुलिस टेनवा के पास जाती है। वो पूछते हैं तुम रात भर कहाँ थे। टेनवा कहता है मैं नशे में था और घर आके सो गया। पुलिस बताती है उडो बॉयर और बैकर का मर्डर हो गया है। टेनवा हॉस्पिटल पहुंचता है और यकदम मुसीबतों का अंबार लग जाता है। एक डॉक्टर बताता है 2 पेशेंट का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो एक डिटेक्टिव टेनवा से कहता है पहले हमारे सवालों को जवाब दो। और नर्स टेनवा को बताती है वो दोनों बहन भाई हॉस्पिटल से भाग गए हैं। अगले दिन टेनवा उडो की फ्यूनरल अटेंड करता है। वापसी भी डिटेक्टिव ईबोन वहाँ जाता है। वो कहता है मेरे साथ एक और डिटेक्टिव आया है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरा डिटेक्टिव खुद को लुंजे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है उन तीनों की हत्या जहर से हुई है और वो जहर एक कैंडी में था। क्या तुम जानते हो वो कैंडी उनके पास कैसे आई। टेनवा कहता है मैं नहीं जानता, आप लोग बस उन बच्चों को ढूंढने में हेल्प करो। टेनवा के जाने के बाद लुंजे इबोन से कहता है हाल ही में उडो ने टेनवा को न्यूरो सर्जन की पोस्ट से हटा दिया, ऊपर से उसकी बेटी ने भी इसे एंगेजमेंट तोड़ दी। हो सकता है ये सब टेनवा ने किया हो। इबोन कहता है उस टाइम बाहर में शराब पी रहा था। टेनवा बैकर से कहता है यहाँ के हालात ठीक नहीं, ये गर्म माहौल ठंडा होने के बाद मैं जापान वापस चला जाऊंगा। लेकिन हॉस्पिटल मीटिंग में चेयरमैन टेनवा से कहता है हम टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं और हम तुम्हें चीफ ऑफ सर्जरी बना रहे हैं। अगले दिन एवा टेनवा से मिलती है। वो कहती है मुझे एक और मौका दो, लेकिन टेनवा उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। 9 साल गुजर जाते हैं। टेनवा एक कामयाब चीफ सर्जन था। दूसरी ओर जर्मनी के किसी और शहर में कुछ नए मर्डर होते हैं जिन्हें ऑफिसर लुंजे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उन मर्डर में सस्पेक्ट एक चोर होता है जिसका नाम जंकर था। जंकर लोगों के घरों में घुस के सफाई से चोरी करता और मर्डर कर देता। एक रात जंकर किसी से डर के भाग रहा था और वो कार से टकरा के बहुत जख्मी हो जाता है। उसके सर पे चोट लगने से खून बह जाता है। लुंजे उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल का बंदा बताता है ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यहाँ नहीं होते।
किसी और हॉस्पिटल जाओ, ये टैनमा को यहाँ बुलवाओ। तो जंकर के ऑपरेशन के लिए टैनमा को बुलवाया जाता है। लुंजे टैनमा से कहता है तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा। टैनमा कहता है मैंने पहचाना नहीं। लुंजे कहता है उडो की फ्यूनरल को 9 साल हो गए हैं। टैनमा को याद आ जाता है ये लुंजे है। लुंजे कहता है मैंने सुना तुम बहुत कामयाब चीफ सर्जन हो और अब तो डायरेक्टर बनने वाले हो। टैनमा कहता है डायरेक्टर बनना अभी दूर की बात है। लुंजे कहता है उन मर्डर केस में सिर्फ तुम ऐसे बंदे हो जिससे बहुत फायदा हुआ है, तो सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं। टैनमा पूछता है क्या कहना चाहते हो। लुंजे कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कैलकुलेशन करने लगता हूँ। इसके बाद टैनमा जंकर का ऑपरेशन करता है। जंकर ठीक होने लगता है। टैनमा जंकर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकर बार बार यही कह रहा था कि मॉन्स्टर आने वाला है। अगले दिन लुंजे जंकर से सवाल करने लगता है। वो कहता है अपने साथियों के बारे में बताओ, तुम कितने लोग हो, बिकॉज हम जानते हैं तुम सिर्फ ताला तोड़ने का काम करते हो, मर्डर नहीं कर सकते। जंकर पागल होने लगता है। टैनमा लुंजे को जाने को बोलता है। लुंजे कहता है अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं निगरानी के लिए एक गार्ड भेजूंगा, कहीं तुम इसे भी जहर न दे दो। टैनमा कहता है क्या। लुंजे कहता है कुछ नहीं। इसके बाद टैनमा जंकर को बाहर घुमाने ले जाता है। वो जंकर को कन्विंस कर लेता है कि तुम पुलिस को सब सच बता दो, कुछ नहीं होगा। रात को जंकर सब कुछ बताने के लिए रेडी होता है। वो गार्ड को सब कुछ सच बताने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है, लेकिन वो पुलिस गार्ड मार गया था। इसके बाद टैनमा वहाँ पहुँचता है। उसने जंकर के लिए गिफ्ट ले रखा था, लेकिन वो पुलिस वाले को मरा हुआ देखता है। टैनमा उसे चेक करता है, उसे भी जहरीली कैंडी से मारा गया था। टैनमा जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर देखता है। जंकर बैग यार्ड से भाग के जा रहा था। टैनमा उसके पीछे जाता है। वो दोनों एक वीरान बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। टैनमा देखता है जंकर नीचे बैठा है और कोई उसके सामने खड़ा है। जंकर कहता है आगे मत आना, मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। वो बताता है इसने हमें लोगों को मारने के लिए हायर किया, इसने हमें बहुत से पैसे दिए, फिर इसने मेरे दोस्तों को मार दिया। टैनमा उससे पूछता है कौन हो तुम, क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है मुझे भूल गए टैनमा, 9 साल पहले तूने मेरा इलाज किया था, मुझे मरने से बचाया था। टैनमा को याद आ जाता है ये जोहान है। टैनमा कहता है जोहान लीबर्ट, जिसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। वो जंकर से कहता है फिक्र न करो, मैं इसे जानता हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जोहान कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जोहान लीबर्ट नहीं, मैंने बस ये नाम कुछ टाइम के लिए यूज करना था। मैंने सुना तुम चीफ सर्जन बन गए हो, तुम्हारे साथियों के मरने से तुमने चीफ सर्जन बनना ही था, मुझे खुशी हुई। टैनमा कहता है अब ये मत कहना तुमने। जोहान कहता है तुम्हारी ख्वाहिश पे ही मैंने हॉस्पिटल स्टाफ को जहर दे के मारा। जब तुम मेरे पास आए थे तुम कह रहे थे काश वो मर जाएं, तो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर वो जंकर को गोली मार देता है। इसके बाद जोहान टैनमा से कहता है मैं कब का मर चुका होता, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। फिर जोहान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैनमा सारी बातें लुंजे को रिपोर्ट करता है। लुंजे को टैनमा पे शक होता है, लेकिन वो उसकी बात मान के उसे जाने देता है। नीना हाइडलबर्ग जर्मनी में लॉ स्टडी कर रही होती है। उसे कभी कभी अजीब ख्वाब आते हैं, जिसके लिए वो रेगुलर काउंसलर के पास जा रही थी। वो 10 साल की उम्र से पहले वाले इंसिडेंट को भूल चुकी थी। एक रात नीना को रोमांटिक पोएट्री रिसीव होती है। वो समझती है ये इसके क्लास फेलो ने सेंड की है। पहले दिन वो अपनी क्लास फेलो से पूछती है, वो बताता है मैंने सेंड नहीं की। इसके बाद नीना क्लास में लेक्चर ले रही थी, जहाँ प्रोफेसर एक फैमिली के मर्डर पे बात कर रहा था। वो नीना से कहता है इस केस के बारे सबको बताओ, आगे क्या हुआ। नीना बताने लगती है कि माँ बाप को मार दिया गया और 2 बच्चे रह गए, उन्हें भी मार दिया गया। तभी नीना की हालत खराब हो जाती है। दूसरी ओर टैनमा जोहान के बारे में पता लगा रहा था। उसने बहुत से लोगों से बात की, जिससे उसे पता चला जोहान का असल नाम माइकल है। फिर टैनमा घर में जोहान के बारे में पूछने जाता है, तो बूढ़ा बताता है जोहान से मेरी दोस्ती हुई थी, उसने बताया था उसका नाम फ्रांस है, लेकिन वो फेक नाम था। जोहान को टेरर स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट था और उसकी एक बहन भी थी। टैनमा पूछता है बहन कहाँ है। बूढ़ा कहता है हाइडलबर्ग जर्मनी में। दूसरी ओर नीना उन ईमेल्स की वजह से सेंडर की बताई हुई लोकेशन पे उसे मिलने जाती है। उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स कहते हैं नीना 20 साल की हो गई है, उसे बताने का वक्त आ गया है कि वो हमारी बेटी नहीं है। नीना ईमेल वाली लोकेशन पे पहुंच जाती है। वो समझती है ईमेल सेंड करने वाला उसका कोई लवर होगा जो घोड़े पे सवार होके आएगा। एक बंदा उसके पास आता है, वो अपना नाम बताता है। तभी नीना उसके पीछे जोहान को देखती है। जोहान तिरछी नजरों से नीना को देख रहा था। नीना सोचने लगती है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। जोहान वहाँ से गायब हो जाता है। नीना बेहोश हो जाती है। इसके बाद टैनमा हाइडलबर्ग में एक जर्नलिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है इस शहर में 2 ट्विंस को किसी ने अडॉप्ट किया था। इसके बाद उन ट्विंस में से लड़का गायब हो गया और अब वो अपनी बहन से वापस मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके फोस्टर पेरेंट्स को मार देगा। वो पहले भी बहुत से मर्डर कर चुका है, मेरी हेल्प करो। मुरीद टैनमा से कहता है तुमने सस्ता नशा कर रखा है जो इतनी ठंडी स्टोरी सुना रहे हो। टैनमा कहता है मुझे 9 साल के न्यूज़पेपर रीड करने दो, कोई सबूत मिला तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुरीद टैनमा को न्यूज़पेपर लाइब्रेरी में भेज देता है। अगली सुबह नीना काउंसलर को बताती है कि उसने वही बंदा देखा जो उसके ख्वाब में आता है, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई। काउंसलर कहता है उस बंदे के बारे में बताओ। नीना कहती है वो बहुत ईवल है,
नीना घर आती है। उसे फिर से ईमेल मिलता है, इसमें लिखा था आज शाम 7 बजे हाइडलबर्ग कासल में आ जाना। दूसरी ओर टैनमा को न्यूज़ में सबूत मिल जाता है। मुरीर कहता है तुम्हारे मुताबिक उसका भाई 20 साल का होने पर उसे लेने आएगा, तो आज वो दोनों 20 साल के हो जाएंगे। टैनमा और मुरीर नीना के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर नीना यूनिवर्सिटी के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल पे बताती है कि मैं किसी फ्रेंड से मिलने हाइडलबर्ग कासल जा रही हूँ, जरा देर हो जाएगी। टैनमा और मुरीर नीना के घर पहुंचते हैं। नीना का बाप पूछता है आप लोग कौन हो और क्या चाहते हो। मुरीर कहता है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं उन ट्विंस के बारे में बात करने आया हूँ जो आपके साथ रह रहे थे और लड़का गुम हो गया था। नीना का बाप दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है हम इस बारे कोई बात नहीं करनी। टैनमा कहता है नीना और तुम सबकी जान को खतरा है। तो नीना का बाप दरवाजा खोल के बताता है वो अपने एक फ्रेंड से मिलने गई है। टैनमा मुरीर की कार में कासल के लिए निकल जाता है। नीना को इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी और वो आदमी नहीं आया था। तो नीना कहती है मुझे घर जाना चाहिए। वो जाने लगती है तो उसके सामने एक आदमी पत्ते काट रहा था। वो कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक वो नहीं आ जाता। नीना उससे डर के भागने लगती है। वो नीना के पीछे भागता है। तभी टैनमा वहाँ पहुंच जाता है। वो कहता है नीना तुम ऐना हो, तुम्हारी जान खतरे में है। नीना पूछती है क्या तुम मेरे प्रिंस हो जिसने घोड़े पे सवार होकर आना था। टैनमा कहता है नहीं। दूसरा आदमी कहता है उस बंदे ने तो कहा था यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम टांग अड़ाने आ गए हो। वो टैनमा पे हमला करता है तो नीना उस आदमी का बाजू पकड़ लेती है और टैनमा अपनी टाई उतार के उसे बांध देता है। टैनमा उस आदमी से पूछता है तुम्हारा बॉस कौन है और कहाँ है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं मालूम, उसने बोला था वो जरूरी काम करके आएगा। टैनमा को रियलाइज हो जाता है कि नीना के पेरेंट्स खतरे में हैं। वो गाड़ी में नीना के घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में उसे बताता है मैं टैनमा हूँ और तुम मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तुम्हारे भाई का नाम जोहान है। उनके जाने के बाद जोहान वहाँ आता है और उस आदमी को मार देता है। टैनमा नीना के घर पहुँचता है, लेकिन दरवाजा बजाने पे कोई दरवाजा नहीं खोलता। टैनमा देखता है दरवाजा अनलॉक है। वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ मुरीर समेत नीना के पेरेंट्स मर चुके थे। वो दोनों शौक थे। नीना कहने लगती है मैंने जोहान को मार दिया था, मैंने गोली मारी थी उसके सर। टैनमा कहता है लेकिन मैंने उसे बचा लिया था। इसके बाद टैनमा नीना के साथ बाहर जाने लगता है। तभी दो आदमी मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं। टैनमा दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। वो बताते हैं हम पुलिस वाले हैं, हमें यहाँ से कॉल आई है। टैनमा उन्हें अंदर आने देता है। वो अंदर जाके डेड बॉडीज को देखते हैं। फिर टैनमा से आगे कहते हैं तुम दोनों हमारे साथ स्टेशन पे चलो, हम तुम्हारी स्टोरी वहीं जाके सुनेंगे। टैनमा और नीना उनके साथ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में टैनमा देखता है वो लोग टाउन से बाहर निकल आए हैं। टैनमा कहता है पुलिस स्टेशन तो टाउन के अंदर है। वो बताते हैं हम अगले स्टेशन से आए हैं जो कुछ दूरी पे है। टैनमा सोचने लगता है अगर ये पुलिस वाले होते तो आते वक्त ये सायरन बजाते, लेकिन इन्होंने क्राइम सीन पे पहुंचते हुए कोई सायरन नहीं बजाया। दूसरा इन्होंने बैकअप भी नहीं बुलाया। तीसरा इन्होंने डेड बॉडीज को सिक्योर नहीं किया। चौथा हम क्राइम सीन पे थे, हमें सस्पेक्ट समझे बिना ऐसे लेके चल पड़े। टैनमा के पाँव से कार निकल जाती है। जब वो एक बंदे की शर्ट पे खून देखता है वो सोचने लगता है अब क्या करूं। तभी रास्ते में एक पुल पे दो पुलिस वाले इस कार को रोक लेते हैं। टैनमा कुछ सुकून की सांस लेता है, लेकिन वो दो पुलिस वाले इन पुलिस वालों को जानते थे तो टैनमा को समझ नहीं आती अब ये लोग असली पुलिस वाले हैं ये नकली। टैनमा उनसे कहता है हम दोनों बाहर की हवा खाना चाहते हैं। वो इजाजत दे देते हैं। टैनमा नीना के साथ कार के बाहर निकल आता है और वो सोच के घोड़े दौड़ाने लगता है कि अब क्या किया जाए। वो पुलिस वाले टैनमा से पूछते हैं डॉक्टर टैनमा तुम ठीक तो हो। टैनमा शौक होता है। वो कहता है मैंने तुम्हें अपना नाम बताया लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें कैसे पता चला। वो लोग चौकन्ना होने लगते हैं। तभी टैनमा नीना के साथ दरिया में छलांग लगा देता है। अगले दिन दरिया किनारे नीना टैनमा को बताती है कि हम जर्मनी बॉर्डर क्रॉस करके आए। हम दो बच्चे थे तो एक कपल ने हमें गोद ले लिया। मेरे भाई ने कहा उसके पास एक अच्छा प्लान है। इसके कुछ वक्त बाद वो कपल मारा गया। इसके बाद जो कोई हमें अडॉप्ट करता वो मर जाता। एक दिन मुझे पता चल गया लोग कैसे मर रहे थे। उस तरह लीवर्ड फैमिली को मेरे भाई ने गोली मारी। ये पता चलने के बाद मैंने उस पर गन तान ली। मेरे भाई ने कहा गोली मेरे सर में मारना, उसके बाद गन बाहर फेंक देना। मैंने उसके सर में गोली मारी लेकिन तुमने उसे बचा लिया, जिसकी वजह से आज उसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। फिर टैनमा कहता है तुम यहीं रहो, मैं पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके आता हूँ। वो टाउन में जाता है जहाँ पुलिस स्टेशन के पास लोगों का हजूम था और वहाँ टैनमा उन दो पुलिस ऑफिसर को देखता है, जिससे उसे रियलाइज हो जाता है ये असली पुलिस वाले हैं। टैनमा वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर ऑफिसर लुंजे उस कासल में मरने वाले बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो कहता है इसके हाथों को किसी चीज से बांधा गया है। फिर लुंजे कासल में छानबीन करने जाता है और उसे टैनमा की टाई मिल जाती है। दूसरी ओर टैनमा दरिया किनारे वापस पहुंचता है, लेकिन नीना वहाँ से भाग गई थी। वो एक लेटर छोड़ जाती है कि अपना ध्यान रखो और लोगों को बचाने पे फोकस करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इसके बाद टैनमा अपने शहर वापस चला जाता है और अपनी यूजुअल रूटीन पे आ जाता है। दूसरी ओर एवा को 3 बार डिवोर्स हो चुका था और वो डिवोर्स से मिलने वाले पैसों से जी रही थी।
ऑफिसर लुंजी उसके घर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। एवा कहती है 9 साल पहले मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर चुकी हूँ, अब क्या चाहिए। लुंजी कहता है ये रिसेंट केस है। वो उसे टाई दिखा के पूछता है मुझे इस टाई के बारे बताओ। ये टाई तुमने अपने किसी बॉयफ्रेंड को दी थी, बिकॉज ये टाई ब्रांडेड और लिमिटेड एडिशन है और इस टाई को खरीदने वालों में तुम्हारा नाम शामिल है। एवा कहती है मेरी बहुत सी बॉयफ्रेंड बने, मैं सबको गिफ्ट देती रहती हूँ, मुझे याद नहीं मैंने किसको ये टाई गिफ्ट दी थी। लुंजी कहता है मैं दोबारा आऊँगा, फिर वो चला जाता है। इसके बाद एवा हॉस्पिटल में टैनमा से मुलाकात करती है। वो कहती है मुझे 3 बार तलाक हो चुकी है और मुझे रियलाइज हो गया है सिर्फ तुम ही मुझे चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ पैचअप करना चाहती हूँ। टैनमा उसे रिजेक्ट करके जाने लगता है। तो एवा कहती है अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं उस टाई के बारे किसी को नहीं बताऊंगी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, और अब वो क्राइम सीन से पुलिस के हाथ लगी है। टैनमा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तो एवा सबके सामने धमकी देती है कि मैं पुलिस को बता दूंगी तूने मेरे डैड को मारा और अब ये मर्डर किया। इसके बाद एवा लुंजे के पास जाके उसे बता देती है कि मैंने ये टाई टैनमा को दी थी। हॉस्पिटल में टैनमा चेयरमैन को रिजाइन कर देता है। चेयरमैन उसे रोकना चाहता है लेकिन टैनमा ऑफिस से निकल जाता है। तभी चेयरमैन को कॉल आती है कि टैनमा को रोक के रखो, वो मर्डर सस्पेक्ट है। लुंजे अपनी फोर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो सभी टैनमा को ढूंढने लगते हैं। कई जगह बहुत से मरीज पुलिस के रास्ते रोक लेते हैं। वो कहते हैं टैनमा अच्छा डॉक्टर है, वो मर्डर नहीं कर सकता। टैनमा एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल से निकल गया था। एम्बुलेंस ड्राइवर कहते हैं पता नहीं यहाँ पुलिस क्यों आ गई है, लेकिन डॉक्टर टैनमा आप बिजी मालूम होते हो। टैनमा कहता है हाँ मुझे बस स्टेशन पे उतार देना। इसके बाद टैनमा एक आर्मी रिटायर वेटरन के पास जाता है। उस बंदे का नाम ह्यूगो था। ह्यूगो टैनमा की ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे रोप जंपिंग और गन चलाना सिखाता है। ह्यूगो के साथ एक लड़की भी रह रही थी जो कभी बोलती नहीं थी, बस देखती रहती थी। खाने के दौरान टैनमा ह्यूगो से लड़की के बारे में पूछता है। ह्यूगो बताता है एक दिन मैं जंगल में दुश्मनों से बच के भाग रहा था। मैं इनके टेंट में घुस गया और इसकी माँ ने मुझ पे गन तान ली, तो मैंने इसकी माँ को मार दिया। इसके बाद से ये मेरे साथ रह रही है, लेकिन ये कभी मुस्कुराई नहीं। अगले दिन टैनमा उनके लिए जापानी खाना बनाता है और उन्हें चॉपस्टिक से खाना सिखाता है। लड़की चॉपस्टिक यूज करना सीख जाती है, लेकिन ह्यूगो को नहीं आती। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद टैनमा एक लेटर छोड़ के गायब हो जाता है। उसमें लिखा था मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारा और मैं ट्रेनिंग की फीस छोड़ के जा रहा हूँ। ह्यूगो और वो लड़की चॉपस्टिक से खाना खाने लगते हैं, लेकिन ह्यूगो से अब भी चॉपस्टिक यूज नहीं हो रही थी, जिसे देख के वो लड़की पहली बार हंसने लगी। ह्यूगो टैनमा के लिए थैंकफुल था। लुंजे टैनमा को ढूंढते हुए ह्यूगो तक पहुंच जाता है। वो ह्यूगो से टैनमा के बारे में पूछता है कि ये तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए आया था, ये कैसा बंदा है। ह्यूगो बताता है मैंने उसे गन चलाना सिखाई और उसकी फिजिकल ट्रेनिंग की, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। लुंजे कहता है ये हमारा सस्पेक्ट है और ये फरार हो गया है, मुझे बताओ ये कहाँ है। ह्यूगो कहता है मैं अपने स्टूडेंट्स की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करता। लुंजे उसे जाने देता है। फरार होने के बाद टैनमा एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठा न्यूज रीड कर रहा था। इसमें एक और मर्डर के बारे में बताया गया था और उसका इल्जाम भी टैनमा पे डाल दिया गया था। ये मर्डर वर्डन सिटी में हुआ था। वर्डन सिटी में एक चोर हैकल उस घर में चोरी करने जाता है जहाँ मर्डर हुआ था। वो एक रूम का दरवाजा खोलने लगता है, तभी से कोई गन पॉइंट पे रोक लेता है। हैकल समझता है ये पुलिस है, लेकिन ये टैनमा था। टैनमा से कहता है हाथ ऊपर करो। हैकल हाथ ऊपर करता है, तभी असली पुलिस आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। टैनमा भी पुलिस से भाग रहा था और हैकल समझता है ये मेरे पीछे भाग रहा है। वो दोनों एक गली में पहुंचते हैं और हैकल को रियलाइज हो जाता है ये पुलिस वाला नहीं है। वो कहते हैं तुम तो वांटेड हो और तुम वही डॉक्टर हो जो इस मर्डर का सस्पेक्ट है। टैनमा कहता है मैं खुद इस किलर की तलाश में हूँ, मैं मर्डर नहीं हूँ। हैकल कहता है मैं इस बंदे को जानता हूँ। टैनमा कहता है मुझे बताओ। हैकल कहता है देखो तुम एक टॉप नॉच सर्जन हो और अंडरवर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से ट्रीटमेंट नहीं करवाते और मर जाते हैं। अगर तुम उनका इलाज शुरू कर दो तो बहुत पैसा कमाओगे, हम दोनों टीम बन के रहेंगे। अगर तुम मेरे साथ टीम अप करो तो बताऊंगा। टैनमा मजबूरी में मान जाता है। इसके बाद हैकल उसे उस बिल्डिंग के पास ले जाता है जिसमें किलर रह रहा था। टैनमा उसके अपार्टमेंट में जाता है। आगे किलर अपने किए पे शर्मिंदा था। वो टैनमा को बताता है मैंने एक बंदे के कहने पे ये सब कुछ किया है। टैनमा कहता है वो यकीनन 20 साल का ब्लोंड लड़का होगा। किलर कहता है हाँ, उस फैमिली के साथ 1 साल से रह रहा है, उसका नाम एरिक है। एक दिन उस फैमिली ने अपने यार्ड से फूलों को हटा के वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बना दिया, तो एरिक को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मुझे उन लोगों को मारने के लिए हायर किया। किलर बताता है कि एरिक जो कि जोहान है, उसने तुम्हारे लिए उस घर के स्टडी रूम में एक पैगाम छोड़ा है। वो जानता था तुम उसे ढूंढने यहाँ आओगे। फिर वो किलर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद टैनमा उस घर के स्टडी रूम में जाता है। वो दीवार से एक पेंटिंग उतारता है। उसके पीछे लिखा हुआ था देखो मुझे डॉक्टर टैनमा, मेरे अंदर का मॉन्स्टर कितना बड़ा हो गया है। टैनमा कहता है जोहान ये सब एंजॉय कर रहा है। हैकल ने कुछ लोगों का कर्ज देना था, तो वो टैनमा से कहता है दूसरे क्रिमिनल्स का इलाज करके उनसे पैसे बटोरते हैं। टैनमा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, लेकिन एक क्रिमिनल टैनमा को गन पॉइंट पे रोक लेता है। ये हैकल ने करवाया था।
वो क्रिमिनल टैनमा को एक जगह ले जाता है। उसका बॉस जख्मी था। वो आदमी कहता है मुझे बचाओ। टैनमा उसके बॉस को देख के कहता है तुम वही टेररिस्ट हो जिसने 12 लोगों को मार दिया, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। वो ढीठ बन के बैठ जाता है। तो वो घायल बंदा कहता है मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, हमारे अपने कुछ रीजन थे, हमारी ज़मीनें छीन गई और उन पर फैक्ट्री बना दी गई, हमारी जॉब चली गई, तो हमने अपना गुस्सा निकालना था। वो कहता है मैं नहीं मरना चाहता। फिर टैनमा उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में वो बंदा टैनमा से कहता है मुझे याद आ गया तुम एक डॉक्टर हो जो वांटेड है, तुमने बहुत से मर्डर किए हैं, तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाओ, मुझे नीचे उतार दो। टैनमा उसे नीचे उतार देता है लेकिन वो अपनी सफाई नहीं देता। पुलिस भी उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। टैनमा वहाँ से चला जाता है। रात को न्यूज़ में बताया जाता है कि उन टेररिस्ट ने लड़ाई के बिना सरेंडर कर दिया। हैकल टैनमा से कहता है तुमने उनसे पैसे लिए या नहीं। टैनमा कहता है नहीं। हैकल कहता है हम यहाँ मुफ्त की चैरिटी नहीं चला रहे। ओके गाइस, ये था पहला पार्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।